course. Now let's begin our today's session with the first question that we have. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है. ट्राइड आपको पता होगा दोस्तों एक तरह का ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप होता है. इसको जाना जाता है कि ये इन्वॉल्वमेंट होता है मनी लॉन्ड्रिंग में. अब सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द सोर्सेज ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड फंड. ठीक है. दूसरा कह रहा है कि इन्वेस्टिंग इन लेजिटिमेट बिजनेस. तीसरा कह रहा है पेइंग टैक्स ऑन क्रिमिनल एक्टिविटी. चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव. क्या लगता है आपको, बताइए. देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाइडिंग द सोर्स ऑफ इलीगली ऑब्टेन्ड फंड. देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का एम यही है कि हमारा जो डर्टी मनी है वो क्लीन दिखे. और देखिए यहाँ पे ट्राइड्स की बात की जा रही है, तो ट्राइड्स अलॉन्ग विद दूसरे ये भी एक तरह का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है. इसके अलावा कुछ और भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत सारे मेथड को यूज करते हैं इसको अचीव करने के लिए. ठीक है. तो जैसे कि उन्होंने क्या किया कि स्मॉल डिपॉजिट जो है अलग अलग अकाउंट्स में डाल दिया, सेल कंपनी का यूज़ किया या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया. लेकिन जो ऑप्शन बी सी डी है, इन्वेस्टिंग लेजिटिमेट बिजनेस, पेइंग टैक्स ऑन क्रिमिनल इनकम, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी गलत हैं. ठीक है. ये हमारे मनी लॉन्ड्रिंग के प्राइमरी गोल नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये हमारा जो लेजिटिमेट बिजनेस का में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा पार्ट हो सकता है लॉन्ड्रिंग प्रोसेस का, लेकिन ये सोल पर्पज़ नहीं है. चलिए आगे देखते हैं. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज ऑफन लिंक्ड टू अदर फाइनेंशियल क्राइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद मनी लॉन्ड्रिंग. यानी दोस्तों बताया जा रहा है आपको कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है वो दूसरे फाइनेंशियल क्राइम से लिंक्ड होता है. आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ लिंक नहीं है. चलिए ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन कर रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉन्जी स्कीम, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, स्टूडेंट लोन. क्या लगता है आपको. देखिए सही जवाब है इसका स्टूडेंट लोन. क्यों सही जवाब है स्टूडेंट लोन? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग को यूज किया जाता है इलीगली ऑब्टेन फंड को छिपाने के लिए. स्टूडेंट लोन लेजिटिमेट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है. तो ऑप्शन ए बी सी को यदि आप देखें तो ये सभी के सभी इलीगल इनकम जनरेट करते हैं, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, पॉन्जी स्कीम हो या टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो. ठीक है. जो कि क्रिमिनल जो है दे माइट लॉन्डर. सो यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात ये यहाँ देख सकते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग, पॉन्जी स्कीम, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है FATF के रिगार्डिंग. FATF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो ऑप्शन क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि क्या एम करती है, जिसका क्या एम करना है, रिड्यूस करना, क्या रिड्यूस करती है FATF. ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी. क्या लगता है आपको. इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. मैं समझाता हूँ. देखिए दोस्तों FATF एक क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल क्राइम के अगेंस्ट फाइट करती है. तो इसका प्राइमरी गोल ये है कि हम इंटरनेशनल AML CFT के स्टैंडर्ड को सेट करें. ठीक है. एक होता है हमारा AML और एक होता है हमारा CFT. तो AML CFT को एक इंटरनेशनल AML CFT स्टैंडर्ड को सेट किया जाए जो कि मेंबर कंट्री इंप्लीमेंट करे और ताकि डिटेक्ट कर सके और प्रिवेंट कर सके मनी लॉन्ड्रिंग को. यही इसका पर्पस है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का. होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप होते हैं, शॉर्ट में जिसको हम लोग OCG बोलते हैं, और जो प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रिंग होते हैं जिसको शॉर्ट में हम लोग PML बोलते हैं, ये एक साथ काम करते हैं किस कारण से, वाई डू दे वर्क टुगेदर. तो ऑप्शन देखते हैं. इन्वेस्ट इन लेजिटिमेट बिजनेस, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, फंड सोशल प्रोग्राम, फैसिलिटेट क्रिमिनल एक्टिविटी. अब क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट. OCG और प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रिंग एक साथ वर्क इन टैंडम, वाई. क्या लगता है बताइए. सो वेरी गुड क्वेश्चन इट इज. तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फैसिलिटेट क्रिमिनल एक्टिविटी एंड लॉन्डर प्रॉफिट. देखिए वो जो हमारे OCG होते हैं वो PML पे रिलाई करते हैं ताकि अपने डर्टी मनी को क्लीन कर सकें. तो मेन पर्पस क्या है, जो भी इनका डर्टी मनी है उसे क्लीन करना, इसका इनका मेन पर्पस है. राइट. तो ये इनको अलाउ करता है कि वो कंटिन्यू करें अपने ओरिजिनल एक्टिविटीज़ को बिना सस्पिशन रेज किए. कहा जाता है कि हम डिपॉजिट को एक्सेप्ट करें और लैंडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें. तो आप बेसिकली आपको समझ में आ गया. एक टेलीग्राम चैनल रहेगा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल रहेगा. इसमें मैं आपको डेली बेसिस पे आपको टारगेट प्रोवाइड करूंगा कि आज का आपका ये टारगेट है, उसको कंप्लीट करना है. जैसे कि दोस्तों कहा जाता है ना कि एक बड़ा काम को करने के लिए हमें उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और प्रत्येक पार्ट पे फोकस करना चाहिए. बेसिकली हम लोग वही कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास
पास एक बड़ा टास्क है जेआईबी को क्लियर करना। हमने क्या किया, उसको डेली बेसिस पे टारगेट बना दिया। आपको डेली क्या करना है, 1 से 2 घंटा जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं बस आपको उतना फॉलो करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, लास्ट 3 साल से मैं ऑब्जर्व किया हूं पेपर को अच्छे तरीके से, और मैं आपको वही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उस टॉपिक को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड डेली क्विज देंगे, वीकली क्विज देंगे, मंथली क्विज देंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारा INIFS का स्केड्यूल स्क्रीन पर है कि जो हमारा प्लेसमेंट स्टेज होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें क्रिमिनल का क्या एम होता है। इन द प्लेसमेंट स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल एम्स टू, बताइए। तो ऑप्शन ए कर रहा है डिस्टेंस द फंड फ्रॉम द इलीगल सोर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, इन्वेस्ट द मनी इन लेजिटिमेट बिजनेस टू जनरेट फंड फ्यूचर प्रॉफिट। ऑप्शन सी कर रहा है डिपॉजिट लार्ज सम ऑफ कैश डायरेक्टली, मैं आपको अगले स्लाइड में नहीं चलता हूँ, डिपॉजिट लार्ज सम ऑफ कैश डायरेक्टली इनटू द सिंगल बैंक अकाउंट। और ऑप्शन डी कर रहा है कि ब्रेक डाउन द मनी इनटू स्मॉलर अमाउंट टू अवॉइड सस्पिशियन। बताइए प्राइमरी प्लेसमेंट स्टेज में क्या होता है। देखिए बहुत सारे स्टेजेस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के एंड यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टेजेस। मैं आपको अभी बता रहा हूँ प्लेसमेंट स्टेज। देखिए दोस्तों, प्लेसमेंट स्टेज में सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक डाउन द मनी इनटू स्मॉलर अमाउंट टू अवॉइड सस्पिशियन। मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या होता है। बेसिकली देखिए प्लेसमेंट स्टेज का फोकस होता है कि हमारा जो इलीगल फंड है, जो भी हमारा इलीगल फंड है, वाट एवर इलीगल फंड वी हैव दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड। हमारे जो इलीगल फंड है फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है, उसको हम उसको जो है बिना रेड फ्लैग रेज किए, विदाउट रेजिंग रेड फ्लैग, ठीक है, बिना रेड फ्लैग रेज किए ये मिलना। तो ये इसके अंदर क्या होता है कि हम बड़े बड़े सम को छोटे छोटे स्मॉल डिपॉजिट में डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल अकाउंट में। तो यदि ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं क्या क्या कहा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है इसमें कि डिस्टेंस द फंड फ्रॉम देयर इलीगल सोर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूट, ये ऑप्शन ए कर रहा है कि ये जो हमारा है ना, ये कर रहा है कि डिस्टेंस द फंड फ्रॉम इलीगल सोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग स्टेज। मैंने आपको बोला ना कि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस। अगला सवाल हो सकता है कि लेयरिंग स्टेज कौन सा है। तो ये जो है ना फंड को डिस्टेंस किया गया उनके इलीगल सोर्स से कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन के माध्यम से। सो दिस इज नथिंग बट लेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। और ऑप्शन बी जो है हमारा क्या है कि इन्वेस्ट द मनी इन लेजिटिमेट बिजनेस टू जनरेट फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये दिस आर डिफरेंट स्टेजेस। अच्छा, और ऑप्शन सी जो है हमारा जो है डिपॉजिट लार्ज सम ऑफ मनी, ये रिस्की हो सकता है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव सीन द 3 स्टेजेस। एक तो मैंने आपको बताया लेयरिंग स्टेज, फिर मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन स्टेज, एंड देन आफ्टर वी हैव आल्सो डिस्कस्ड प्लेसमेंट स्टेज। ओके, अब देखिए प्लेसमेंट स्टेज पे एक और सवाल है कि जो हमारा प्लेसमेंट स्टेज होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें क्रिमिनल का एम क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऐसे करके। तो बताइए दोस्तों प्लेसमेंट स्टेज में क्रिमिनल का एम क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन। तो देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि डिस्टेंस द फंड फ्रॉम देयर इलीगल सोर्स थ्रू कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा लेयरिंग स्टेज का पार्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी कर रहा है कि इन्वेस्ट द मनी इन लेजिटिमेट बिजनेस टू जनरेट फ्यूचर प्रॉफिट। क्या लगता है आपको कि आपको इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे जो हमारा आई थिंक प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग ऑफ प्लेसमेंट स्टेज, राइट। अभी मैंने आपको डिस्कस किया, तो इसका ऑप्शन सी देखते हैं, डिपॉजिट लार्ज सम ऑफ मनी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है ब्रेक डाउन द मनी इनटू स्मॉलर पार्ट। अब देखिए अगला सवाल है लेयरिंग में क्या होता है, लेयरिंग स्टेज में क्या होता है ये बताइए। तो डायरेक्टली यूज द डिपॉजिटेड कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ ट्रांजेक्शन टू सिक्योर द ऑरिजिन ऑफ फंड, इन्वेस्टिंग द मनी इन हाई रिस्क वेंचर फॉर क्विक रिटर्न, डिपॉजिटिंग द लॉन्डर्ड फंड इनटू सिंगल सिक्योर अकाउंट। क्या लगता है आपको हमारा जो ये यहाँ पे लेयरिंग स्टेज है उसमें क्या होगा बताइए। तो लेयरिंग स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि सही जवाब है इसका क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ ट्रांजेक्शन टू सिक्योर द ऑरिजिन ऑफ फंड, ये होता है लेयरिंग, ठीक है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, तो समझिए कि लेयरिंग जो होता है ना, ये हमारा एक मिडिल स्टेज होता है। लेयरिंग क्या कैसा स्टेज है, मिडिल स्टेज है। लेयरिंग इज नथिंग बट अ मिडिल स्टेज, जहाँ पे क्रिमिनल अटेम्प्ट करते हैं कि वो डर्टी मनी को डिस्टेंस कर सके उसे अपने सोर्स से। तो जो डर्टी मनी है उसको अपने सोर्स से डिस्टेंस करने के लिए लेयरिंग को यूज किया जाता है। अब देखिए डिस्टेंस कैसे कैसे किया जा सकता है मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने वायर ट्रांसफ़र का एग्जांपल दिया, लाइक वायर ट्रांसफ़र।
फिर उसके बाद हो सकता है कि मैं आपको लेयरिंग का कुछ एग्जांपल प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे वायर ट्रांसफ़र हो सकता है, या मान लीजिए करेंसी एक्सचेंज हो गया। सो देयर इज़ अ करेंसी एक्सचेंज। हम मान लीजिए कि एसेट को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, राइट, या हम फंड ट्रांसफ़र को फनल कर रहे हैं सेल कंपनी के माध्यम से। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन ए, सी और डी इसका गलत जवाब है। और जहाँ तक लेयरिंग की बात है तो अब जरा ऑप्शन ए में देखिए कि डायरेक्टली यूज द डिपॉजिटर कैश और पर्सनल एक्सपेंस। अच्छा ये बताइए, यदि आप मान लीजिए कि डायरेक्टली डिपॉजिटर कैश को यूज़ कीजिएगा पर्सनल एक्सपेंस के लिए, तो ये ट्रैक करना काफ़ी आसान होगा। फिर कह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे मनी को हाई रिस्क वेंचर में, तो ये भी डिटेक्ट करना आसान होगा। और डी कह रहा है कि डिपॉजिट द लॉन्डर फॉर इनटू सिंगल सिक्योर अकाउंट, ये भी गलत होगा। तो लेयरिंग में क्या होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स वे ऑफ ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं ताकि आप सिक्योर कर सकें फंड के ऑरिजिन को। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम रेजिंग स्टेज की बात करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत सारे स्टेजेस हैं, अभी तक हमने लेयरिंग बात की, प्लेसमेंट बात की, अब रेजिंग की बात करते हैं। सवाल है कि रेजिंग स्टेज जो होता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, उस केस में यहाँ देखिए कह रहा है कि रेजिंग स्टेज में टेररिस्ट ग्रुप जो है फंड को कैसे एक्वायर करते हैं। इन द रेजिंग स्टेज हाउ डू टेररिस्ट ग्रुप में एक्वायर फंड थ्रू, बताइए रेजिंग स्टेज में कैसे फंड को एक्वायर किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओनली इलीगल एक्टिविटीज लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, ओनली डोनेशन फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल, बोथ लीगल एंड इलीगल ट्रांजेक्शन कॉजिंग ईएमआई ट्रांजेक्शन। तो यहाँ बताइए क्या सही जवाब है, रेजिंग में क्या होता है। तो दोस्तों सही जवाब है बोथ लीगल एंड इलीगल एक्टिविटी। तो टेररिस्ट ग्रुप जो है बहुत सारे मेथड्स को अप्लाई। तो फ्रेंड्स रेजिंग स्टेज की बात हो रही है, तो ऑप्शन ही कर रहा है कि केवल इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं रेजिंग स्टेज में, फिर बी कर रहा है कि डोनेशन होता है वेल्दी इंडिविजुअल से, सी कर रहा है कि लीगल और इलीगल दोनों होता है, ऑप्शन डी कर रहा है कि गवर्नमेंट फंडिंग के द्वारा ऑब्टेन होता है। देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ लीगल एंड इलीगल एक्टिविटी। तो टेररिस्ट ग्रुप जो है बहुत सारे मेथड को एम्प्लॉय करते हैं फंड को रेज करने के लिए, नाम ही रखा है रेजिंग स्टेज। तो लीगल सोर्स के अंदर क्या है, अब जैसे मान लीजिए कि चैरिटेबल डोनेशन है, राइट, तो जो हमारे चैरिटेबल डोनेशन होते हैं वो लीगल सोर्स होते हैं, यानी तो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो लूप होल्स है उसको एक्सप्लॉइट कर लीजिए। और इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आप बहुत सारा होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकता है, ठीक है, किडनैपिंग हो सकता है, एक्सॉर्टिंग हो सकता है, वेपन सेलिंग हो सकता है। तो दीज आर द करेक्ट पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी तक रेजिंग देखा हमने, लेयरिंग देखा, प्लेसमेंट देखा, राइट। अब देखिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो मूविंग स्टेज होता है उसमें क्या होता है। सो टेररिस्ट फाइनेंसिंग का मूविंग स्टेज का सवाल है, तो ऑप्शन ये कह रहा है कि हाइडिंग द फंड इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिल्कुल गलत, ये तो हमारा लेयरिंग होता है। देखिए अब आप चीज़ों को याद रखना सीखेंगे। फिर कह रहा है कि ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम डोनर्स टू डेजिग्नेटेड अकाउंट कंट्रोल बाय द ग्रुप। सी कह रहा है कि इन्वेस्टिंग द फंड इन द लेजिटिमेट बिजनेस टू जनरेट लॉन्ग टर्म इनकम एंड यूजिंग द मनी टू परचेज वेपन एंड सप्लाई फॉर अटैक। सो अभी मैंने आपको बताया था कि पैसे को यूज करना, आई थिंक दिस वाज पार्ट ऑफ द लास्ट थिंग विच वी हैव डिस्कस, रेजिंग स्टेज होता है। यहाँ पे मूविंग स्टेज की बात हो रही है, तो सही जवाब क्या होना चाहिए इसका, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम डोनर टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट कंट्रोल बाय द ग्रुप। मतलब क्या होता है कि मूविंग का मतलब क्या होता है कि फंड जो है ना, फंड का जो सोर्स है, मूविंग का मतलब यही होता है कि फिजिकली गेटिंग द फंड फ्रॉम देयर सोर्स टू, देखिए एक होता है डोनर, ठीक है, डोनर मतलब क्या हुआ कि डोनर मतलब हुआ सोर्स ऑफ फंड, यहाँ वर्ड लिखेंगे आप, डोनर लिखा हुआ है, तो सोर्स ऑफ फंड से लेकर कहाँ तक ले जाना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तक फंड, सोर्स ऑफ फंड से ले जाना। सो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट आवर, ये यही होता है हमारा गेटिंग द फंड फ्रॉम देयर सोर्स डोनर टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और यही होता है हमारा मूविंग, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है कि इसके अंदर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर हो सकता है, स्मगल्ड कैश या गुड को आप यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव रेमिटेंस सिस्टम को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम डोनर टू द डेजिग्नेटेड अकाउंट कंट्रोल बाय द ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इज आर कैटेगराइज्ड इन। तो बताना है आपको कि जो AML रेगुलेशन है उसका प्राइमरी गोल क्या है, बताइए क्या सही जवाब है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट घटाना कस्टमर के लिए, दूसरा है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तीसरा है कि ब्लॉक क्रिमिनल फ्रॉम यूजिंग फाइनेंशियल सिस्टम, डी कह रहा है कि सिंप्लीफाई टैक्स फिलिंग प्रोसीड्योर। क्या लगता है आपको प्राइमरी गोल क्या है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन का। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक क्रिमिनल फ्रॉम यूजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। मैं समझाता हूँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि AML रेगुलेशन का एम है कि ये डिफिकल्ट बनाना क्रिमिनल को कि वो इलिसिट गेन के लिए लॉन्डर करे। तो इसके अंदर कुछ
कुछ मेजर्स लिया जाता है, जैसे मैं आपको केवाईसी मेजर का नाम बताता हूँ, ठीक है। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर प्रोसीड्यूर, ट्रांजैक्शन मॉनिटर किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है सस्पिशियस एक्टिविटी को। लेकिन ऑप्शन, तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन सी, ABD जो ऑप्शन कह रहा है कि रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज द नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिंप्लीफाइड टैक्स पेइंग प्रोसीड्यूर, दिस आर रॉन्ग। AML KYC का एक ही फंक्शन है कि क्रिमिनल को रोकना फाइनेंशियल सिस्टम को यूज करने से। अगला सवाल है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अल्टीमेट कंट्रीब्यूट टू द, तो बार बार सवाल आ रहा है कि AML का यूजुअली कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, FIUIND की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केस एंड सीजिंग एसेट, बी कर रहा है इशूइंग गाइडलाइन ऑन AML कंप्लाइंस फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्री, सी कर रहा है रिसीविंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड ओवरसीइंग AML कंप्लाइंस, डी कर रहा है एडजुकेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केस इन द कोर्ट। क्या लगता है आपको AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का अल्टीमेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तो दोस्तों समझिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सप्रेसिंग। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, रिसीविंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड ओवरसीइंग AML गाइडलाइंस। तो FIUIND का क्या सही है जवाब है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, रिसीविंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड ओवरसीइंग AML कंप्लाइंस। FIUIND एक तरह का सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट की तरह काम करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भारत में। तो इसको रिपोर्ट कहाँ से मिलता है? रिपोर्टिंग एंटिटीज, इसको RE हम लोग बोलते हैं, यानी बिजनेसेस से। तो बिजनेसेस से इसे रिपोर्ट मिला, ठीक है। और फिर ये क्या करती है, तो फिर ये बेसिकली और फिर उसे एनालाइज करती है ताकि जो पोटेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है उसको आइडेंटिफाई कर सके। साथ ही साथ ये बहुत सारी एजेंसियों के साथ काम करती है ताकि इंश्योर करे कि ओवरऑल AML कंप्लाइंस विद इन द कंट्री जो है रहे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केस एंड सीजिंग एसेट। तो इसमें क्या है, सो हु डज दिस? तो इसके लिए दोस्तों हमारा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये हमारा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ऑप्शन है वो का काम वो है। ऑप्शन भी कर रहा है कि इशूइंग गाइडलाइंस ऑन AML कंप्लाइंस, तो ऑप्शन भी डिस्क्राइब कर रहा है बिजनेस रेगुलेटर के रोल को। और ऑप्शन डी कह रहा है कि एजुकेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केस इन द कोर्ट। तो ये किनका काम है? सो जो भी जज होते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क? इनमें से कौन सा भारत का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूइंग AML गाइडलाइंस फॉर द बैंक, स्पेशल कोर्ट हैविंग द अथॉरिटी टू फ्रीज लिंक एसेट टू द मनी लॉन्ड्रिंग। ऑप्शन सी कर रहा है बिजनेस सेल्फ सर्टिफिकेट। सो द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का दोस्तों सवाल है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क का कौन सा हिस्सा नहीं है? आपको मैंने 4 ऑप्शन बताया, तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस पे मैं आपको अगले स्लाइड में ले चलता हूँ, ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। बिजनेस सेल्फ रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डायरेक्ट टू द लॉ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेज। तो सवाल क्या था कि इनमें से कौन सा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा नहीं है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो टेल मी कौन सा पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क? तो इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क का कौन सा हिस्सा नहीं है, ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी कह रहा है बिजनेस सेल्फ रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डायरेक्टली टू द लॉ इन्फोर्समेंट। तो बिजनेस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करे, लेकिन ये टिपिकली किसे रिपोर्ट करती है? तो टिपिकली ये रिपोर्ट करती है, अभी मैंने आपको नाम बताया था, FIUIND इसे रिपोर्ट करती है, ठीक है, जो कि सेंट्रल बॉडी होता है ऐसे रिपोर्ट को रिसीव करने का और ऑर्गेनाइज करने का। ऑप्शन ABD की यदि हम बात करें तो इंडिया के AML फ्रेमवर्क का इंटीग्रल पार्ट है, राइट। तो RBI जो है उसके कुछ सेक्टोरल रेगुलेटर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर AML गाइडलाइंस को इशू करते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ के लिए। जो स्पेशल कोर्ट होता है उनके पास पावर होता है ताकि वो डील कर सकें मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के साथ। और ED प्राइमरी होती है, ED क्या होती है? ED प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी इन सभी ऑफेंस के लिए। अगला सवाल है कि अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मनी लॉन्ड्रिंग इज क्लासिफाइड एज। तो
बताइए पीएमएलए के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है बेलेबल ऑफेंस विद फाइन वनली, कॉग्निजाइबल एंड बेलेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजाइबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजाइबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्या लगता है आपको? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निजाइबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। मैं समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, कॉग्निजाइबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि जो पुलिस है वो आसानी से अरेस्ट कर सकते हैं एक्यूज को और बिना किसी वारंट का, मतलब पुलिस जो है आसानी से ऐसे ये अरेस्ट कर सकते हैं एक्यूज को बिना किसी वारंट का, यदि उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने का कि पैसा जो है। तो ये तो हो गया हमारा कॉग्निजाइबल ऑफेंस। और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब कि हमें बेल मिल जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का, वो डिफिकल्ट है, ठीक है, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन चाहिए कोर्स में। मतलब नॉन वेरिफिकेशन मतलब बेल मिलना डिफिकल्ट है और इसके लिए नॉन जस्टिफिकेशन चाहिए कोर्स में। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कॉग्निजाइबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि फाइन एलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी लॉन्ड्रिंग रिस्क फैक्टर इन इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, ये सवाल है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल विद लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम कंडक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन यहाँ पे है। बी कह रहा है कि कैश इंटेंसिव बिजनेस लोकेटेड इन हाई रिस्क जस्टिफिकेशन विद एमएल रेगुलेशन। सी कह रहा है कि कस्टमर ओपनिंग एन अकाउंट विद बैंक ब्रांच लोकेटेड फार फ्रॉम द रेजिडेंस। डी कह रहा है कि कंपनी रेगुलरली ट्रांसफरिंग लार्ज सम ऑफ मनी टू द ओवरसीज बेनिफिशियरी टू हुम दे हैव नॉट ऑपरेट बिजनेस रिलेशनशिप। देखिए दोस्तों, सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाई। यहाँ देखिए लिखा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल विद लेजिटिमेट सोर्स ऑफ इनकम कंडक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि द अदर फैक्टर आर ऑल इंडिकेटर ऑफ पोटेंशियली हाई मनी रिस्क। तो बाकी और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हाई मनी रिस्क के लिए ऑपरेबल होते हैं? अच्छा, एक सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, केवाईसी के रिगार्डिंग है। नो योर कस्टमर इज अ क्रिटिकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर दैट हेल्प बैंक टू। केवाईसी का क्या रोल है? ऑफर न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू द सर्विस, अंडरस्टैंड ऑल द सोर्सेज ऑफ कंपनी फंड एंड फ्यूचर। उसके बाद द नेक्स्ट इज रिड्यूस इंटरेस्ट रेट एंड लास्ट इज प्रोसेस कस्टमर ट्रांजैक्शन। तो बताइए केवाईसी जो है क्रिटिकल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर है जो कि बैंक को कैसे हेल्प करता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेट्स सी द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट केवाईसी। देखिए दोस्तों, सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी मतलब कि अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ कस्टमर फंड एंड देयर फाइनेंशियल एक्टिविटी। मतलब क्या हुआ कि केवाईसी प्रोसीड्यूर के अंदर हम क्या करते हैं? CIN, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, CII बोल सकते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलता है अक्रॉस द ट्रांजेक्शन डे। तो अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ कस्टमर फंड एंड देयर फाइनेंशियल एक्टिविटी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है केवाईसी प्रोसीड्यूर के अंदर क्या होता है कि हम कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन नंबर को ऑब्टेन करते हैं, उसके आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे और समझेंगे कि जो है उसे ही नीड्स मनी एंड हेल्प अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द पर्सन ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अगला सवाल है कि सस्पिशियस अकाउंट ट्रांजेक्शन, STR के बारे में बताया जा रहा है। सब यहाँ देखिए लिखा गया है कि सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट SAR इन एन एनुअल केवाईसी मेजर दैट रिक्वायर बैंक टू रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग जो है AML KYC मेजर होता है क्योंकि हेल्प करता है बैंक को क्या होने में?
तो ऑप्शन क्या है, एनी लार्ज कैश ट्रांजेक्शन टू द अथॉरिटी, कोई भी लार्ज कैश ट्रांजेक्शन अथॉरिटी को, उसके लिए सस्पिशियस टैक्स बनता है। उसके बाद ओनली ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व नॉन क्रिमिनल, एनी एक्टिविटी दैट इज सस्पेक्ट माइट बी रिलेटेड टू द मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ऑल कस्टमर ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग स्पेसिफिक अमाउंट। क्या लगता है आपको, SAR जो है एमएल मेजर होता है, इसमें बैंक को क्या क्या रिपोर्ट करना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनी एक्टिविटी दैट इज सस्पेक्ट माइट रिलेट टू मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो मतलब क्या हुआ कि बैंक ऑब्लिगेटेड है कि वो रिपोर्ट करे ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी कस्टमर जो कि जिसका बिहेवियर सस्पिशियस दिख रहा हो, चाहे वो इलीगल एक्टिविटी कंफर्म ना करे। और ये लॉ करता है FIU IND को इन्वेस्टिगेट करना और फिर टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट पॉइंट 6 and 8 and 10। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर टू ट्रेडिशनल कस्टमर KYC कस्टमर अंडर PMLA रेगुलेशन इंक्लूड। तो ट्रेडिशनल कस्टमर के कंपैरिजन में जो KYC कस्टमर होता है PMLA के अंदर, उसके अंदर क्या क्या आता है? ओनली द अकाउंट होल्डर हिम देमसेल्फ, बोथ द अकाउंट होल्डर एंड बेनिफिशियरी ओनर, द बैंक ब्रांच वेयर द अकाउंट इज ओपन, ऑल द कस्टमर हु यूज द बैंक ऑनलाइन सर्विसेज। क्या लगता है आपको? तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, बोथ द अकाउंट होल्डर एंड द बेनिफिशियरी ओनर। मतलब क्या हुआ कि देखिए KYC जो है ट्रेडिशनल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के बियॉन्ड जाता है, उसमें बैंक को समझना पड़ता है कि ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या है अकाउंट के पीछे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिमिनल जो है हो सकता है कि कंपनी को हो सकता है ही माइट यूज़ द सेल कंपनी और नॉमिनी टू होल्ड द इन्वॉल्वमेंट। तो KYC हेल्प करता है मॉनिटर करने में किस प्रकार से मनी को भारत के अंदर ट्रैक किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो KYC मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सही जवाब है, बोथ द अकाउंट होल्डर एंड द बेनिफिशियरी ओनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर बैंक KYC पॉलिसी इन इंडिया। बैंक के KYC पॉलिसी के लिए इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है? पहला ऑप्शन कर रहा है द पॉलिसी मस्ट बी रेडिली अवेलेबल टू ऑल बैंक स्टाफ फॉर रेफरेंस, द पॉलिसी मस्ट बी रिव्यूड एटलीस्ट एनुअली, द पॉलिसी मस्ट बी अप्रूव बाय सीनियर मैनेजमेंट टीम लाइक CEO, द पॉलिसी मस्ट डेजिग्नेट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट टू हैंडल KYC कॉम्प्लाइंस। क्या होगा सही इसका बताइए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉलिसी मस्ट बी री अप्रूव्ड बाय सीनियर मैनेजमेंट लाइक CEO। मैं समझाता हूं दोस्तों क्यों ऐसा सही है। देखिए जो सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट होता है ना, वो KYC कॉम्प्लाइंस के लिए बहुत ही क्रूशियल है, और जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है अप्रूवल के लिए वो है डेजिग्नेटेड कमिटी। ये इंश्योर करता है कि KYC पॉलिसी बैंक की ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के साथ अलाइन हो और इसका हाई लेवल इंडोर्समेंट रहे। ऑप्शन समझ में आया आपको? चलिए अगला सवाल है कि कस्टमर एक्सेप्ट, अच्छा एक सवाल छूट रहा है यहाँ पे, यहाँ देखिए आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, यस करेक्ट। देखिए सवाल है कि जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होता है बैंक के KYC फ्रेमवर्क के अंदर, इसका क्या फोकस होता है? व्हाट इज द फोकस ऑफ कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी? ऑप्शन ए कर रहा है हमारा द स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ईच कस्टमर कैन एक्सेस। ऑप्शन बी कर रहा है द मेथड यूज टू वेरीफाई कस्टमर आइडेंटिटी एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। ऑप्शन सी कर रहा है द ऑनगोइंग मॉनिटरिंग प्रोसीड्यूर फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी कर रहा है द सर्टिफाइड द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग कस्टमर बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल। क्या सही लगता है आपको? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होता है? व्हाट इज CAP? देखिए दोस्तों इसका सही जवाब है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी डिफाइन करता है बैंक का कितना रिस्क टॉलरेंस है अलग अलग तरह के कस्टमर के लिए। तो बेसिकली एक वर्ड में मैं आपको बताऊं, लेट मी टेल यू इन वन वर्ड, तो एक वर्ड में आपको बताऊं तो ये बताता है आपको बैंक का रिस्क टॉलरेंस। क्या बताता है? बैंक का ये रिस्क टॉलरेंस बताता है, राइट। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा क्लाइंट जो है बिजनेस कर सकेगा बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, लॉन्ड्री एंड ग्राफिकल लोकेशन, राइट। तो ये आपको समझ में आई कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होता है, व्हाट इज CAP। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बैंक KYC प्रोग्राम इट इन्वॉल्व्स। तो देखिए सवाल है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग होता है इसके अंदर क्या आता है? ऑब्टेनिंग कस्टमर रेफरेंस बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट, क्लासिफाइंग कस्टमर बेस्ड ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल, कंटिन्यूइंग स्क्रूटनाइजिंग कस्टमर बाय एक्टिविटी फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू द कस्टमर।
क्या लगता है आपको ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग क्या होता है? व्हाट इज दिस ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग? देखिए दोस्तों, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है जहाँ पे बैंक एनालाइज करती है कस्टमर के ट्रांजेक्शन को, ताकि आइडेंटिफाई कर सके किसी पैटर्न को या किसी एक्टिविटीज़ को जो कि इनकंसिस्टेंट हो उनके प्रोफाइल से। तो जरा ऑप्शन ए को देखिए, कर रहा है कि ऑपरेटिंग कस्टमर रेफरेंस डिफरेंट ऑपरेटिंग अकाउंट, ये गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है क्लासिफाइंग कस्टमर बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल, ये भी गलत है। ठीक है, रिस्क प्रोफाइल वाला पॉइंट हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी कर रहा है कि स्क्रूटनाइज करना कंटिन्यूसली और आसपास के एरिया को देखना, दैट इज द पॉइंट। कंटिन्यूसली स्क्रूटनाइज कस्टमर एक्टिविटी फॉर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर वीडियोस का, एमसीक्यू सेशन का। और भी क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने, ये हमारे पेड कोर्स में अवेलेबल रहेंगे एमसीक्यू वीडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में। और आज शाम में आपको क्विज दिया जाएगा। यदि आप इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं दोस्तों, मैं फिर से आपको नंबर में बता दूं, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।